हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़बा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी केमिस्ट्री की फॉर सीटेट 2024 के लिए, यहाँ पर हम अपनी क्लास 2 को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि प्रबलता के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था। अब हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है हमारा एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा, या जिसको आप अम्लीय वर्षा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जो आपका कॉजेज़ हैं वो उनमें से जो आपका मेजरली सबसे बड़ा कॉज है ना, वो आपका आता है कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। जो कारखानों फैक्ट्रीज़ हैं इनमें से आपका धुआं निकलता है, वो ही आपका सबसे बड़ा कारण है आपकी अम्लीय वर्षा के लिए, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। कारखानों से मोस्टली SO2 एंड NO2 गैस निकलती है। SO2 को बोलते हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 को आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, और यही सबसे ज़्यादा निकलती हैं। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी हैं अगर आपसे कोई पूछे तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 हैं, जिसमें भी अगर इन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो आपकी जो SO2 है वो और भी ज़्यादा आपकी जिम्मेदार गैस है अम्लीय वर्षा के लिए। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैसें कौन कौन सी हैं, तो आपकी SO2 आ जाएगी और NO2 आ जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि अम्लीय वर्षा होती कैसे है। तो अम्लीय वर्षा सबसे पहले जो हमारा वर्षा का जल होता है H2O, यानी कि वो जलवाष्प है, इसके साथ आपकी क्रिया कर रही है SO2। सबसे पहले तो कल कारखानों की चिमनियों से कौन सा गैस निकल रही है, तो कौन सी गैस निकल रही है हमारी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। वो H2O के साथ क्रिया करके क्या बना रही है, वो बना रही है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बना रही है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये एक एसिड होता है और ये आपका बहुत प्रबल एसिड होता है। प्रबल एसिड होता है, हमने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छा खासा डिस्कशन किया था, आप पहले जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एसिड जो होते हैं आपकी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जो कि मनुष्य बनाता है, जो कि खनिजों की हेल्प से बनाए जाते हैं, वो सारे आपके प्रबल एसिड होते हैं। और जितने भी आपके जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, या जिनको आप बोल सकते हैं प्रकृति की तरफ से दिए गए जितने भी एसिड होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक या कार्बनिक एसिड्स होते हैं, वो सारे आपके वीक एसिड होते हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा प्रबल नहीं होते। लेकिन H2SO4 जो है वो आपका प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला एसिड है और ये एक प्रबल एसिड है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वर्षा के पानी के साथ साथ आपका H2SO4 आएगा तो वो कितना ज़्यादा हानिकारक होगा। अब बात करते हैं आपके NO2। तो यहाँ पर अगेन आपके H2 के साथ कौन सी गैस निकल रही है यहाँ से चिमनियों से, तो H2O के साथ क्रिया कर लेगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि है आपकी हानिकारक गैस। और ये क्रिया करने के बाद ये क्या बनाएगी, HNO3। और HNO3 क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, जो कि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला एसिड है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हानिकारक एसिड होगा। ये अम्लीय वर्षा के कारण है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अम्लीय वर्षा में H2SO4 व HNO3 पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एसिड रेन में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो आपका H2SO4 पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड या जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में आ चुका है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड भी आपका पाया जाता है, जिसका प्रयोग आप करते हैं विस्फोटक के रूप में। ये भी हमारी प्रीवियस वीडियो में आ चुका है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि एसिड रेन का जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो लेस देन हो जाती है आपकी 5.6 से। अगर पानी में यानी कि वर्षा के पानी की pH वैल्यू 5.6 से लेस देन हो जाए तो ये कहा जाएगा कि वर्षा के पानी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात वे अम्लीय वर्षा है। यहाँ तक बात हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्बल कैंसर लिखा हुआ है, यानी कि मार्बल कैंसर का कारण क्या होता है, तो मार्बल कैंसर का कारण भी आपका अम्लीय वर्षा यानी कि आपकी एसिड रेन होती है, क्योंकि जब वर्षा के पानी में आपका होता है बहुत ज़्यादा एसिड, देन वो आपका मार्बल से या पत्थर से टकराता है तो वो उसकी ऊपरी परत को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको आप मार्बल कैंसर बोलते हैं, या फिर आपका स्टोन लेप्रोसी भी उसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स फॉर एसिड रेन, ठीक है, ये अम्लीय वर्षा के बारे में है। अम्लीय वर्षा कृषि, पौधों और जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। अम्लीय वर्षा कृषि को प्रभावित करती है। ऑफ कोर्स ये कृषि को प्रभावित करेगी। अगर वर्षा के पानी में एसिड है देन वो आपकी खेती को भी नुकसान पहुंचाएगी, वो पौधों को भी नुकसान पहुंचाएगी, वो जंतुओं में कौन कौन आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं। अगर मनुष्य के ऊपर भी ऐसा पानी पड़े जिसमें एसिड हो तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ में जो आपके जलीय जीव हैं, क्योंकि तालाब है, नदियां हैं, आपका समुद्र है, बहुत उसमें भी आपका वर्षा का जल जा रहा है तो उनका जीवन भी जो है वो आपका खतरे में पड़ जाता है। जब अम्लीय वर्षा नीचे गिरती है तो नदियों और तालाबों में बहती है, जिसके कारण जीवन भी प्रभावित हो जाता है और ये पत्थरों और धातुओं से बनी इमारतों को, स्मारकों को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि जो स्टोन कैंसर की बात मैंने आपको बताई थी वो भी अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आपके नुकसान पहुँचाती है। ऑफ कोर्स जब पानी में आपके एसिड ज़्यादा है तो ये इमारतों को भी नुकसान पहुँचाएगी, स्मारकों को भी नुकसान पहुँचाएगी और ये जंतु और मनुष्य में श्वसन संबंधी समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कितनी ज़्यादा हानिकारक है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मनुष्य में और जंतुओं में क्या होता है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है एसिड रेन। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ताजमहल है आपका। ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता। ताजमहल आगरा में स्थित है एंड ये सबसे बड़ी धरोहर है हमारे इंडिया के पास, जो कि हमारी मुगलों की तरफ से दी गई है और ये आपकी संगमरमर से बनी है, यानी कि CaCO3 से बनी है। संगमरमर यही आपका मार्बल कहलाता है। और अम्लीय वर्षा में कौन सा एसिड होता है, तो अम्लीय वर्षा में आपका होता है H2SO4 एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि आपका अम्लीय वर्षा से आता है। ये किसके साथ क्रिया कर लेता है, ये आपका संगमरमर के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या देगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ये आपको दे देगा और H2O प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपकी एक विषैली गैस है और साथ में CaSO4 के कारण जो है ताजमहल पीला हो रहा है, ठीक है, इसी के कारण ताजमहल पीला है। ताजमहल पहले इतना येलोइश नहीं था, वो एकदम वाइट था और जैसे ही उसके आसपास, जैसे कि मथुरा में एक फैक्ट्री थी जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ताजमहल का कलर चेंज होने की, और यहाँ पर ये अम्लीय वर्षा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इससे भी आपको समझ में आने की कारखानों से निकलने वाली SO2 गैस की वजह से भी ताजमहल का कलर जो है वो येलो हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जो एक ऐसी करके, एक हाथ ऊपर करके, सॉरी ये तो नहीं, लेकिन इस हाथ ऊपर करके एक लेडी की जो है आपको स्मारक देखने को मिलती है, वो आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहलाती है और ये कॉपर की बनी हुई थी, ठीक है, ये तांबे की बनी हुई थी, लेकिन 30 वर्ष से अधिक अम्लीय वर्षा और ऑक्सीजन की क्रिया से ये क्षतिग्रस्त हो गई और इसीलिए हरे रंग की दिखाई पड़ती है। यानी कि वो जो हल्का हल्का सा ग्रीन कलर उसमें दिखाई देता है वो एक्चुअल उसका कलर नहीं है, बल्कि वो तो कॉपर यानी कि तांबे की बनी हुई थी और अम्लीय वर्षा के वजह से वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। अम्लीय वर्षा की में से जो एसिड निकले उन्होंने ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ क्रिया करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर यानी कि Cu की बनी हुई थी वो, और अम्लीय वर्षा से कौन सा एसिड निकलता है, H2SO4 निकलता है, जिससे कि आपका कॉपर सल्फेट बन गया और कॉपर सल्फेट जो है वो एक हानिकारक है। अब आ जाती है यहाँ पर बेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेस यानी कि क्षार या फिर आप उसको बोल सकते हैं भस्म, ठीक है। कल हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, आज हम पता करेंगे आपके बेस के बारे में। और बेस जो है
उसको बोलते हैं आपका क्षार या फिर भस्म बोल देते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी भाई क्षार और भस्म इन वर्ड्स में भी कोई अंतर होता है या नहीं होता है, वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो भस्म यानी कि बेस के बारे में बात करेंगे। इनका टेस्ट कैसा होता है, तो इनका टेस्ट कड़वा होता है। क्षार कड़वे होते हैं, जबकि एसिड कैसे होते थे, आपके खट्टे होते थे, अम्ल खट्टे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बेस जो होते हैं वो आपके लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे। अब आ जाते हैं यहाँ पानी में घोलने पर OH माइनस आयन देखते हैं। यहाँ पर बेस जो होते हैं वो पानी में घोलने पर आपके OH माइनस आयन देते हैं। भस्म यानी बेस के जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि भस्म यानी बेस के जो जलीय घोल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड आपके एसिड भी, आपके एसिड के जो जलीय घोल थे वो भी आपके विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे। आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, उसमें कोई आयन नहीं होता है। ये बात भी आपको अपने जहन में रखनी है कि आसुत जल में कोई आयन नहीं होता है अपना। जब इसमें एसिड या बेस या फिर सॉल्ट भी मिलाते हैं तब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि केवल आसुत जल या जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं उसमें कोई आयन नहीं होते। इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एसिड, बेस या फिर सॉल्ट में से आपका, यानी कि लवण में से आपका किसी एक को मिलाना नेसेसरी रहता है। बेस के प्रकार आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बेस आ जाते हैं। बेस दो प्रकार के होते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि आपका प्रबल क्षार। ठीक है, वीक बेस जो कि आपके बहुत कम OH माइनस आयन भी उसी की तरह मिलता जुलता है, ये उसी की तरह है। वहाँ पर आपका दुर्बल एसिड था जो कि आपके बहुत कम H प्लस आयन दे रहे थे, वहाँ पर प्रबल एसिड था, यहाँ पर प्रबल क्षार है जो कि आपके बहुत कम OH माइनस आयन देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि NH4OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, KaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका बेस यानी कि भस्म और एल्कली यानी कि क्षार में आपका अंतर। तो जल में घुलनशील भस्मों को क्षार कहते हैं। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं, यानी कि आपके जो जल में घुलनशील भस्म यानी कि बेस होते हैं, उनको आपका क्षार कहा जाता है। जैसे कि आपका NaOH है। ठीक है, सारे एल्कली जो हैं वो आपके बेस हैं, लेकिन सारे बेस आपके एल्कली नहीं है, यानी कि सारे जो क्षार हैं वो तो आपके भस्म हैं, लेकिन इसका उल्टा संभव नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बेस आपके एल्कली हों। ये बात वैसे भी समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम बेसिस। बेसिस के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर में पाया जाता है। दूसरा आ जाता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में पाया जाता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, और ये साबुन में पाया जाता है। चौथा आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, और ये जो है एंटासिड में प्रयोग किया जाता है। एंटासिड क्या होते हैं, तो जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो आपकी दवाई ली जाती है वो आपकी एंटासिड कहलाती है। अब आ जाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कैसी अभिक्रिया है, जब एसिड की क्रिया बेस के साथ करवाई जाती है तो लवण प्लस सॉल्ट मिलता है, यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक आपका खनिज एसिड ले लेते हैं जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी क्रिया आपके एक बेस के साथ यानी NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपका मिलेगा NaCl और वाटर निकलना है यानी कि H2O। तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा आपका, और यही आपका खाने वाला नमक होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ही आपका खाने वाला नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है या टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। एक और
एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार हमने लिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी क्रिया हमने फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी एक क्षार के साथ करवा दी। उसके बाद यहाँ पर हमें H2 यहाँ पर चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि ये सॉल्ट है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी आपका सॉल्ट है। तो ये आपकी दो उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल थे। जब अम्ल का किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है, इसे ही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि ऊपर आप दो एग्जाम्पल भी देखकर क्लियर कर सकते हैं, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपके सॉल्ट यानी कि आपका लवण आपके होते हैं तीन प्रकार के, उदासीन लवण, अम्लीय लवण तथा क्षारीय लवण। उदासीन लवण, अम्लीय लवण तथा क्षारीय लवण, ठीक है। प्रयोगशाला में जब कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक कौन सा था आपका, अभी ऊपर आया था NaCl, बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्रिया करवाई जाती है तो आपका जो है आपका लवण बनता है, ठीक है। यानी कि दोनों कंडीशन में साधारण नमक बनता है, ठीक है, यानी कि लवण बनता है। ये कैसे, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्रिया करवाई, ठीक है। वीक एसिड की वीक बेस के, यानी कि स्ट्रॉन्ग है तो इधर भी स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो इधर भी वीक है। जब एक जैसों की दोनों की क्रियाएं करवाई जाएंगी तो इन दोनों कंडीशन में आपका साधारण नमक ही बनेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको लैब में जाकर के, प्रयोगशाला में जाकर के आपका साधारण नमक यानी कि NaCl बनाना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा या फिर हमें वीक एसिड के साथ वीक बेस लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया लेकिन आपने साथ में वीक बेस ले लिया तो अम्लीय लवण बनता है, और अगर आपने वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो आपका क्षारीय लवण बनता है। इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है वही आ जाएगा। एसिड स्ट्रॉन्ग था इसलिए अम्लीय लवण बन गया, यहाँ पर एसिड वीक था, स्ट्रॉन्ग कौन था, बेस था, इसीलिए यहाँ पर क्षारीय लवण बन गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और आमाशय में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम होता है हमारी आमाशय में, रेनिन एंजाइम होता है, जो कि बायोलॉजी की क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वहां पर भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास सेकंड जो है बायोलॉजी की वो आपकी अपलोड की जा चुकी है। यहाँ पर आपको करना है कि आमाशय के बारे में भी, वहाँ पर स्टोमक के बारे में भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर HCl क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और आमाशय में एक एंजाइम आपका जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, वो आपका होता है पेप्सिन। वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दी, वो सक्रिय कर देता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। HCl की अधिक मात्रा में स्रावित होना ही एसिडिटी कहलाती है, जिससे आप बचने के लिए एंटासिड लेते हैं, जो अभी ऊपर भी आया था। जब अमाशय में अधिक HCl स्रावित होता है तो वे अमाशय की दीवारों पर उपस्थित श्लेष्मा की परत को तोड़ने लगता है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये है आपका आमाशय यानी कि आपका स्टोमक, ठीक है। ये आपका स्टोमक है और ये रही इसकी दीवारों पर ये आपकी श्लेष्मा की परत है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा होता है HCl, ठीक है। जब HCl की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो गई, यानी कि 1.3 से 1.8 इसकी pH वैल्यू से ज़्यादा आपकी पहुँच जाएगी, तो आप कहेंगे कि हाँ आपको एसिडिटी हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत हानिकारक भी होती है, तो ये श्लेष्मा की दीवारों को जो है इस परत को जो है तोड़ने लगता है और वहाँ पर एक जख्म जैसा बन जाता है, जिसको आप बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर इसको बोला जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जो दवाएं एसिडिटी को कंट्रोल या उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं वो आपके एंटासिड कहलाती हैं। एंटासिड के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। डाइजीन आती है मार्केट में, आपके बहुत सारे आते हैं, जेलोसिल एमपीएस आता है, एक सिरप ऐसा करके, वो सारे आपके एंटासिड्स होते हैं। तो ठीक है, एसिडिटी प्लस एंटासिड गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर, ये इस तरीके की आपकी रिएक्शन बन जाती है। एसिडिटी है यानी कि आपके स्टोमक में जो है HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको जलन हो रही है। एंड यहाँ पर आप अब ऑफ कोर्स एक चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा,
एसिडिटी हो रही है, यानी कि आपके जो पेट है उसके अंदर आपका एसिड ज़्यादा है, ठीक है। तो एसिड ज़्यादा है तो एसिड की क्रिया क्या आप फिर से एसिड के साथ करवा दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए यहाँ पर हम बहुत वीक बेस लेते हैं, यानी कि कमज़ोर यानी कि दुर्बल आपका क्षार ले लेते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं। यानी एंटासिड में क्या होता है, एंटासिड में आपका वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है एंटासिड एक, और वो आपको लवर प्लस वाटर देता है। क्योंकि अब ये देख सकते हैं एक तरीके से ये भी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, या क्योंकि यहाँ पर एसिड की क्रिया आपकी किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है, एंड ये आपको सॉल्ट प्लस H2O दे रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड्स भी आप देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा कि एंटासिड्स के आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस होता है आपका, डाइजीन आ जाती है जिसको आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा आ जाता है आपका NaHCO3, बेकिंग सोडा भी आपका एंटासिड का एग्जाम्पल है। और MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया हिंदी में बोलते हैं, और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास और ये मैंने कंप्लीट करवा दी है। आई होप आपको ये बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा खासा टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे मेन पॉइंट थे उनको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था आपकी एसिड रेन से, ठीक है, एसिड रेन से हमने स्टार्ट किया था। तो एसिड रेन के सबसे मेजरली जो आपका कॉज था वो था कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। कारखानों की चिमनियों से कौन कौन सी गैसेस निकलती थी, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप बोलते हैं SO2, NO2, ये दोनों निकल रही थी। और अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार SO2 गैस थी। ये क्या करती हैं, ये वर्षा के जल के साथ क्रिया करके आपका H2SO4 बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाती है आपकी NO2, ये दोनों करती हैं। और ये होता है आपका प्रबल एसिड, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे अलावा जंतुओं के लिए, जलीय जीवों के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती है, ठीक है। एसिड रेन की pH वैल्यू अगर आप बोलेंगे, क्योंकि pH पैमाना जो होता है वो आपका 14 तक होता है, जहाँ पर 7 से नीचे की जितनी वैल्यूज़ होती हैं आपकी, वो आपकी एसिड हो जी, एसिड आपका बढ़ता चला जाता है उसमें। तो इसीलिए अगर 5.6 से आपकी वर्षा के पानी में एसिड की मात्रा है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं इससे कम मात्रा को कि वर्षा जो है वो आपकी अम्लीय है। स्टोन लेप्रोसी हो जाता है, मार्बल कैंसर होने की संभावना भी इसी में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल के बारे में हमने डिस्कशन किया कि ताजमहल का कलर जो है वो येलो क्यों हो रहा था, तो वो किसके कारण हो रहा था, वो CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट के कारण ताजमहल का कलर येलो हो गया था। उसके आसपास से, आगरा के आसपास से बहुत सारी जो है फैक्ट्रीज हटा दी गई हैं। सबसे बड़ी मथुरा में थी, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ताजमहल इफेक्टिव हुआ है। अब आ जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आपको कॉपर का बना हुआ था, ये ग्रीन अब लगने लगा है। 30 वर्षों से अधिक अम्लीय वर्षा और ऑक्सीजन के साथ इसने क्रिया करके ये क्षतिग्रस्त हो गया है। इसने जब CO यानी कि कॉपर की क्रिया जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई तो कॉपर सल्फेट बना, इसीलिए ये भी आपका इसके लिए भी बहुत हार्मफुल रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेस के बारे में। तो बेस का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, पानी में घुलने पर OH- आयन देते हैं, और यहाँ पर भस्म के जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाह होती है। आसुत जल में अपना कोई आयन नहीं होता है, इसमें या तो आप एसिड मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे या फिर सॉल्ट मिलाएंगे, तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। बेस आपके 2 टाइप के होते हैं, वीक बेस होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस वे होते हैं जो आपके बहुत कम OH- आयन देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आपके वो होते हैं जो आपके बहुत अधिक OH- आयन देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं, आपके वीक बेस के एग्जाम्पल हैं आपके NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, NgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आपके NaOH और KOH आ जाते हैं। फिर आपका बेस और एल्कली में अंतर आ जाता है, भस्म और क्षार में अंतर ये हो जाता है कि जल में जो भी आपके भस्म घुलनशील हो जाएंगे वो आपके क्षार कहलाएंगे। सारे क्षार जो हैं वो तो आपके भस्म हैं, लेकिन सारे भस्म आपके क्षार हों ये आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक क्षार का एग्जाम्पल है NaOH। सेम बेसिस के बारे में
यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर में पाया जाता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके साबुन में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, आपके एंटासिड में यूज किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। एसिड प्लस बेस गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर देती है ये, तो ये आपकी कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। अब लवण के कुछ टाइप के बारे में भी जान लेते हैं। एक होता है उदासीन लवण, टोटल 3 होते हैं। दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है आपका क्षारीय लवण। और प्रयोगशाला में जब कॉमन साल्ट बनाना होता है तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है। जब आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की क्रिया करवाएंगे देन आपको मिलेगा साधारण नमक मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, ठीक है। एंड जब आप वीक एसिड की वीक बेस के साथ क्रिया करवाएंगे तब भी आपको साधारण नमक मिल जाएगा, ठीक है, साधारण नमक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जब आपकी स्ट्रॉन्ग के साथ वीक बेस की क्रिया करवाएंगे देन आपको जो स्ट्रॉन्ग है उसी को ले लेना है, अम्लीय लवण बन जाएगा। और वीक एसिड की अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्रिया करवाएंगे तो आपका क्षारीय लवण यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और आमाशय में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वह हमारे आमाशय में यानी स्टोमक में पाया जाता है। रेनिन नाम का भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा आमाशय, ये श्लेष्मा की परत है। जब बहुत ज़्यादा HCl हो जाएगा देन ये श्लेष्मा की परत को क्षतिग्रस्त कर देगा और इसी को आपका पेप्टिक अल्सर बोलेंगे, हाइपर एसिडिटी बोलेंगे। और एसिडिटी की जो है कंट्रोल करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए आपके एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड में अब एसिडिटी हो रही यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें वीक बेस के साथ आप क्रिया करवा देंगे, लवण प्लस सॉल्ट मिल जाएगा। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र है आपका NaOH का होल ट्वाइस, डाइजीन आ जाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है, बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3 का CO3, ठीक है। ये था आज का, हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास अपलोड की जा सकती है, वहाँ पर जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।